यस, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं एंड आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ठीक है, चैप्टर होगा कैपिटल स्ट्रक्चर। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो कैपिटल बजटिंग पढ़ेंगे। ठीक, कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद आप लोग का बेस भी अच्छा खासा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक, अगला चैप्टर क्या होगा? कैपिटल बजटिंग। सबसे पहले देखते हैं चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, कवरेज क्या है। तो अगर प्रैक्टिकल की बात करूं तो 3 टॉपिक है अपने पास। पहला कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, दूसरा ईबीआईटी, ईबीटी, एमपीएस एनालिसिस, इसमें हम देखेंगे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड थर्ड जो अपना टॉपिक रहेगा प्रैक्टिकल में वो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, जब ने मार्जिनल कॉस्टिंग में ब्रेक इवन पढ़ा था वो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन था। यहाँ पे पढ़ेंगे फाइनेंशियल ब्रेक इवन एंड ईबीआईटी इन डिफरेंस। लेवल ठीक, ये 3 पोर्शन प्रैक्टिकल पोर्शन है। चैप्टर को बहुत डेप्थ में पढ़ना जरूरी है। इस चैप्टर से अक्सर मैंने देखा है बच्चे क्वेश्चन में मिस्टेक कर देते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी भी बहुत बच्चों का कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होता है। अगर आप चाहते हो किसी भी परिस्थिति में क्वेश्चन आपसे बन जाए, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रेम करे, आपके कंसेप्ट से बाहर ना हो, तो उसके लिए कंसेप्चुअल क्लियरिटी चाहिए 100%। और ये ऐसा चैप्टर है ना जो बच्चे को लगता तो है कि वो समझ चुका है, पर डेप्थ में रियली बहुत बच्चे समझे नहीं होते। तो आपको बड़े ही ध्यान से ये चैप्टर को सुनना है, पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर में नोट्स भी थोड़ा एक्स्ट्रा लिखाऊंगा। सेकेंड एंड थर्ड पोर्शन लिख लिया आपने, फिर आते हैं थ्योरी पोर्शन पे। अच्छा, थ्योरी हम करेंगे, थ्योरी लेक्चर में लिख देता हूं दो दो इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो यहां से पूछते रहता है। क्या क्या? एक नंबर अंडर ओवर कैपिटलाइजेशन, और दूसरा नंबर फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। ये दो इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो इस चैप्टर से आते रहते हैं। इनके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक है, उनमें से किसी भी टॉपिक से छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मोटा मोटी ये जो प्रैक्टिकल पोर्शन है ये हमें पढ़ना है। ठीक, पहला जो टॉपिक है इससे स्टार्ट करते हैं। क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। टोटल में 6 थ्योरीज है। 4 तो बड़े ही फेमस थ्योरीज है और 2 थोड़े से कम फेमस है, पर पढ़ना उनके बारे में भी है। रिलेवेंस थ्योरी, इरेलेवेंट थ्योरी, अदर थ्योरी। रिलेवेंट थ्योरी में 2 थ्योरी पढ़ने अपने को। एक
नेट इनकम अप्रोच, दूसरा ट्रेडिशनल अप्रोच। इनका नाम क्यों पड़ा रिलेवेंस थ्योरी, इसको इरेलेवेंस थ्योरी क्यों बोलते हैं, देखेंगे जब आप इनको समझ लोगे। आप खुद ही आराम से बता सकते हो कि इनका नाम, इसको रिलेवेंस थ्योरी में क्यों लेते हैं, इसको इरेलेवेंस थ्योरी क्यों बोलते हैं। यहाँ पे है पहला, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, और है एमएम मॉडल, करेक्ट, मोदिगलानी एंड मिलर अप्रोच, एमएम मॉडल। अगला है ट्रेड ऑफ थ्योरी, पेकिंग थ्योरी। ये जो है ना रिलेवेंस थ्योरी और इरेलेवेंस थ्योरी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं। जो अदर थ्योरी में दो थ्योरी लिखा है, ये हो सकता है थ्योरी क्वेश्चन कभी पूछ ले, अब तो एमसीक्यू इंट्रोड्यूस हो गया, देखेंगे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक, चलो स्टार्ट करें फिर आज की डिस्कशन। क्या होने वाला है, सबसे पहला टॉपिक जो था कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, जिसमें टोटल 6 थ्योरीज है, 4 तो बड़े ही इंपॉर्टेंट है, नेट इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एंड एमएम मॉडल। इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, देखते हैं ये चारों मॉडल में से कितना आज कंप्लीट होता है। चल सबसे पहले छोटा सा बेसिक कंसेप्ट समझते हैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, छोटा सा बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था किसी भी चीज की वैल्यू निकालना हो ना, वैल्यूएशन करना हो, तो उससे जनरेट होने वाली जितने भी कैश फ्लो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कर दीजिए, डिस्काउंटिंग कर दीजिए, तो उस चीज की वैल्यू आ जाती है। सिमिलरली पहले तो देखो, एक कंपनी में पीबीआईटी होता है जिसको ईबीआईटी भी बोलते हैं। इसमें से क्या घटता है, इंटरेस्ट, ये नोट नंबर 1 देखो, ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है ईच एंड एवरीथिंग। तो क्या आता है पीबीटी, इसमें से क्या घटता है टैक्स, तो क्या आता है पैट। अगर ऐसा एजम्पशन लिया जाए कि टैक्स रेट है नहीं, बहुत समय पहले जो पुरानी थ्योरीज है वहां पे टैक्स रेट नहीं लिखी गई थी उस थ्योरी को एक्सप्लेन करते टाइम, तो टैक्स रेट नहीं है, तो पीबीटी इज इक्वल टू पैट। ये पीबीटी जितना है उतना पैट है। ठीक, ये जो है ना ये इक्विटी की कमाई है, इक्विटी के लिए जो अर्निंग है, करेक्ट। इंटरेस्ट वगैरह काट के, टैक्स वगैरह काट के जो पैट बचता है वो इक्विटी के लिए बचता है। हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, एक कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट है और इक्विटी है, तो जो भी कमाई वगैरह काट लिया, जो भी ऑपरेटिंग इनकम है उसमें से इंटरेस्ट घटा लिया, कुछ टैक्स होता है वो भी घटा के पैट, फिर पैट क्या होता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। ठीक, ये जो है ऑपरेटिंग इनकम, ये किसकी कमाई है, इक्विटी, इसमें तो इक्विटी का भी जुड़ा है, प्लस अभी डेट का भी जुड़ा है, इसी में से डेट को पेमेंट करनी है, फिर बच गया वो इक्विटी का होगा। तो ये ऑपरेटिंग इनकम है, ये दोनों का शेयर ऑफ अर्निंग है, इक्विटी का भी और डेट का भी, सिंपल, क्योंकि उसी में से अभी डेट का भी तो पेमेंट जानी है और जो बच जाएगा वो इक्विटी का। टैक्स रेट ना दिया हो तो क्या एज्यूम करेंगे, नील, एज्यूम नो टैक्स, क्योंकि जो हम थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं वो इतनी पुरानी जमाने की है कि उस समय एजम्पशन लिया गया था कि कोई भी टैक्स है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। टैक्स नहीं है तो पीबीटी और पैट सेम ही आएगा, पीबीटी आएगा, और क्या। इतना समझ में आया क्या कि ऑपरेटिंग इनकम दोनों की कमाई होती है,
डेट वालों की और इक्विटी दोनों का भी जुड़ा है, उसी में से तो डेट का भी पेमेंट देना है। डेट का पेमेंट करके जो बच जाएगा वो इक्विटी का है, करेक्ट। अब देखो, किसी भी चीज का वैल्यू निकालना हो तो उसका जो कैश फ्लो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू, तो सिमिलरली अगर इक्विटी की वैल्यू निकालना हो, वैल्यू ऑफ इक्विटी, इक्विटी की कमाई कौन सा, पैट, हर एक साल इक्विटी को पैट मिलेगा, ये सारे का प्रेजेंट वैल्यू कर देंगे और इक्विटी का डिस्काउंट रेट को बोलते हैं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो आ जाएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी। समझ में आया क्या? आप पूछ सकते हैं या क्वेश्चन आपके मन में अराइज हो सकता है कि सर आपने तो बोला था कि जो भी कैश फ्लो जनरेट होता है, पर पैट तो कैश फ्लो है नहीं, पैट तो अर्निंग है। उस समय जब ये थ्योरी लिखी गई थी तो उस समय पैट को ही कंसीडर किया गया था डिस्काउंट के लिए, इसलिए मैं पैट पढ़ा रहा हूं। आगे जो मॉडर्न अप्रोच फॉलो किया गया उसमें वैल्यूएशन के लिए कैश फ्लो यूज होता है, प्रॉफिट नहीं। पहले प्रॉफिट के लिए एक्सप्लेन किया गया तो प्रॉफिट पढ़ा रहा हूं। इक्विटी को ध्यान से देखो, हर एक साल कमाएगा ये पैट, पैट, और मोटा मोटी मैं क्या बोल रहा हूँ, टैक्स ना हो तो पैट और पीबीटी तो सेम ही रहता है, इंटरेस्ट घटाने के बाद पीबीटी उतना ही पैट होगा, क्योंकि टैक्स हमने क्या माना है, नील, देयर इज नो टैक्स। हर एक साल मिलेगा पैट, कब तक, इन्फिनिटी तक। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या हो जाएगा, सारे पैट का प्रेजेंट वैल्यू, पैट डिवाइड बाई के, ठीक। चलो, एक कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या है, डेट है और इक्विटी है। एक फॉर्म के कैपिटल में डेट है, इक्विटी है, डेट का वैल्यूएशन जोड़ दे, इक्विटी का वैल्यूएशन जोड़ दे, तो टोटल वैल्यू ऑफ फॉर्म आ जाएगा, करेक्ट। इसमें वैल्यू ऑफ डेट अगर मैं जोड़ दूं, मान लो इक्विटी का जो भी वैल्यू है डेट का भी वैल्यू जोड़ दूं, तो क्या आ गया, टोटल फॉर्म का वैल्यू, वैल्यू ऑफ फॉर्म। इसको मैं VF करके लिखता हूं, ठीक है। अभी तक आपको समझ में आया वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे, पैट डिवाइड बाय के, इक्विटी की कमाई पैट है, हर एक साल का पैट का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। अगर इन्फिनिटी तक एक ही एन्यूटी आता हो तो उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे आता है, एन्यूटी डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट। यहाँ पे क्या है, एन्यूटी पैट, पैट डिवाइड बाय के, और वैल्यू ऑफ इक्विटी में वैल्यू ऑफ डेट जोड़ देंगे, टोटल फर्म की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी और डेट दो ही चीज तो है। दूसरा देखो, वैल्यू ऑफ फर्म क्या ऐसे निकाल सकते हैं, वैल्यू ऑफ फर्म में क्या होता है, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट, यही होता है ना, इक्विटी और डेट को जोड़ के वैल्यू ऑफ फर्म आता है। फर्म की कमाई यानी कि इक्विटी और डेट की कमाई कौन सी है, ये है पीबीआईटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, डिवाइड बाय फर्म की कॉस्ट डिस्काउंट रेट, इक्विटी के लिए के ही होता है, करेक्ट। अगर डिस्काउंट रेट की बात करूं तो इक्विटी, इक्विटी के लिए के ही है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डेट के लिए होता है कॉस्ट ऑफ डेट, और पूरा फर्म के लिए होता है, फर्म में तो इक्विटी और डेट दोनों है, तो दोनों का वेटेड एवरेज कॉस्ट, जिसको K0 में डिनोट कर सकता हूं, या फिर इसी को लिखते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो डिवाइड बाई K0। K0 में देखो ऊपर, यहां देखो कमाई में दोनों का कमाई है, कॉस्ट में भी दोनों का कॉस्ट है डिस्काउंट रेट में। ठीक है, समझ में आया क्या? तो अभी तक जो मैंने यहाँ पे लिखा उसको डायग्राम में अगर बनाया जाए तो कुछ ऐसा बनेगा कि सर आप कह रहे हैं वैल्यू ऑफ किसी भी फॉर्म के वैल्यू निकालना हो तो ये निकलता है वैल्यू ऑफ इक्विटी में वैल्यू और डेट जोड़ दूंगा तो, करेक्ट। इसको ऐसे दिखा दो, सबसे बढ़िया वैल्यू ऑफ फॉर्म निकलता है वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ डेट को जोड़ के। इसको निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला भी है,
EBIT या PBIT डिवाइड बाई K0। इसको निकालने का, सर इक्विटी की कमाई पैट है ना, पैट और इक्विटी के लिए डिस्काउंट रेट को के ही बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या? नोट, के ही निकालना हो तो ये देखो, इस फॉर्मूले में हमें ये पता है अगर कि सर वैल्यू ऑफ इक्विटी पैट डिवाइड बाई के ही है, तो इससे के ही नहीं निकल जाएगा, के इज इक्वल टू पैट डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ इक्विटी, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। एंड के परसेंटेज में लिखना हो तो इनटू 100 यानी कि पैट और वैल्यू ऑफ इक्विटी से के ही निकल जाता है, सिंपल। सिमिलरली वैल्यू ऑफ फॉर्म का फॉर्मूला है EBIT डिवाइड बाई K0, जिसको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। इससे K0 निकल जाएगा क्या? बिल्कुल, EBIT क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ फॉर्म। अगर K0 ये तो पॉइंट में आएगा, परसेंटेज में लिखना हो तो इनटू 100। इतना समझ में आया कि आपको? इतना ही फॉर्मूला है पूरे चैप्टर की। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा? पैट डिवाइड बाई के, उसमें डेट जोड़ देंगे तो वैल्यू ऑफ फॉर्म आता है। वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला भी है EBIT डिवाइड बाई K0। ठीक, वैल्यू ऑफ फॉर्म EBIT डिवाइड बाई K0, इससे K0 निकल जाएगा। वैल्यू ऑफ इक्विटी पैट डिवाइड बाई के, इससे के ही निकल जाएगा। करेक्ट? ठीक है, अब आते हैं अपनी थ्योरीज पे। सबसे पहला थ्योरीज था नेट इनकम अप्रोच। करेक्ट? सबसे पहला थ्योरीज था नेट इनकम अप्रोच, जिसको NI भी लिख सकते हैं। इतना अगर आपने पढ़ लिया कि वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फॉर्म, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं पैट बाई के, वैल्यू ऑफ फॉर्म दोनों को जोड़ के भी आ सकता है, या डायरेक्ट फॉर्मूला भी है EBIT डिवाइड बाई K0। पूरी चैप्टर में इतना ही यूज करूंगा। लॉजिक समझ में आया? वैल्यू ऑफ फॉर्म का मतलब फॉर्म में तो डेट इक्विटी दोनों जुड़े हैं फॉर्म के कैपिटल में। ठीक, तो डेट और इक्विटी दोनों ही कमाई क्या है? EBIT डिवाइड बाई दोनों का डिस्काउंट रेट को क्या बोलते हैं? K0, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वैल्यू ऑफ इक्विटी, इक्विटी की कमाई क्या है? पैट, और इसका डिस्काउंट रेट है क्या? K, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा। नेट इनकम अप्रोच बोलता है, पहले लिख लो मीनिंग, फिर डिस्कस करते हैं इसको। इंक्रीज इन फाइनेंशियल लिवरेज लिवरेज फाइनेंशियल लिवरेज बढ़ने का मतलब क्या होता है? यूज ऑफ डेट, ज्यादा डेट यूज करेंगे तो फाइनेंशियल लिवरेज बढ़ेगा। इंक्रीज इन फाइनेंशियल लिवरेज will reduces weighted average cost of capital and thus increases value of firm। ये क्या कह रहा है? कह रहा है, मान लो एग्जांपल लेते हैं, के है 18% और डेट का है 10% रेट। अभी हम 50-50 यूज करते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ डेट, तो K0 कितना आएगा? और EBIT भी लिख लो, 1 लाख। एक कंपनी है जिसका ये रहा कॉस्ट ऑफ डेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डेट और इक्विटी
डेट इक्विटी रेशियो कितना है? 50-50 EBIT। K0 कितना आएगा बताओ? आपने वेटेड एवरेज कॉस्ट पढ़ा है ना? कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी 0.5 प्लस कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट 0.5 कितना आएगा? 14%। और वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालना हो तो 1 लाख डिवाइड बाई, बताओ वैल्यू ऑफ फॉर्म कैसे निकलता है? EBIT डिवाइड बाई K0 14% कितना आया? 7,14,286। अब यही फॉर्म यूज मोर डेट, अगर ज्यादा डेट यूज करने लगे तो अब क्या हो गया? और सारा डेटा सेम है, बस डेट इक्विटी रेशियो पता है कितना हो गया? डेट यूज कर रहा है 80%, इक्विटी यूज कर रहा है 20%। तब K0 कितना आएगा? डेट का रेशियो है कितना? डेट है 10% इंटू 0.8 प्लस इक्विटी 18% के रेट से इंटू 0.2। बताइए K0 11.6%। अब वैल्यू ऑफ फॉर्म निकाले तो 1 लाख EBIT, ऐसे लिख लो, बार बार लिखोगे याद आएगा। EBIT डिवाइड बाई K0, 1 लाख है EBIT, K0 11.6%। बताइए देखो क्लियरली हमें लगता है कि क्या हुआ है? वैल्यू ऑफ फॉर्म हैज इंक्रीज्ड। बढ़ा है कि नहीं? क्यों बढ़ा है? कोई बच्चा लॉजिक बता सकता है? ज्यादा डेट जब हमने यूज किया ना तो K0 कम हो गया पहले के तुलना में। और जब हम K0 कम यूज करेंगे, नीचे डिवाइड में K0 कम यूज करेंगे तो वैल्यू ऑफ फॉर्म ज्यादा आएगा। ठीक, यहाँ पे इक्विटी देखो सेम, रेट ऑफ इक्विटी हमने सेम लगाया। पहले कॉस्ट जो है इक्विटी का 18% था, ज्यादा डेट यूज करने के बावजूद हम मान रहे हैं कि इक्विटी का जो कॉस्ट है वो 18% ही रहेगा और डेट का कॉस्ट 10% रहेगा। अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम हो, कांस्टेंट हो, तो डेट अगर बढ़ाते हैं तो K0 कम हो जाएगा और वैल्यू ऑफ फॉर्म ज्यादा आएगा। यही मानना था नेट इनकम अप्रोच का, कि अगर हम ज्यादा फाइनेंशियल लिवरेज यूज करते हैं तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा, रिड्यूस होगा, जैसे कि हमारे केस में हुआ, और वैल्यू ऑफ फॉर्म बढ़ेगा। इसका एक अटूट एजम्पशन पता है क्या है? कि K0 कांस्टेंट है। अगर K0 बोल रहा हूं, KE कांस्टेंट है। अगर KE में चेंजेज होते तो ये चेंज आता, तब हम नहीं बता सकते थे कि वैल्यू ऑफ फॉर्म कितना बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। अगर KE कांस्टेंट है तो डेफिनेटली डेट ज्यादा यूज करोगे तो K0 घटेगा, वैल्यू ऑफ फॉर्म बढ़ेगा। तो इसका एक एजम्पशन भी है, इट एज्यूम्स KE इज गिवन एंड कांस्टेंट। KE हमें पता है और वो फिक्स रहेगा। डेट ज्यादा भी यूज करोगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम ही रहेगा। तो अगर ज्यादा डेट यूज करने से फॉर्म की वैल्यू बढ़ रही है तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, फॉर्म की वैल्यू बढ़ाना। तो हमें ज्यादा से ज्यादा डेट यूज करनी चाहिए और फॉर्म की वैल्यू बढ़ानी चाहिए, ये मॉडल बोलता है। कंक्लूजन लिख दूं 10, अ फॉर्म शुड यूज more financial leverage in order to increase value of firm। ज्यादा डेट यूज करो, K0 घटते जाएगा, वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ते जाएगा। इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज या इंक्रीज वैल्यू ऑफ फर्म। ये तभी संभव है, K0 कब घटेगा ज्यादा डेट यूज करने से? जब ये फिक्स रहे, ना बढ़े। अगर KE भी बढ़ते जाए तो K0 हो सकता है घटे ही ना।
के जीरो हो सकता है और बढ़ जाए, है ना। के को फिक्स रहना जरूरी है, तो इसीलिए इसका एजम्पशन है कि हम मान रहे हैं कि के इज गिवन एंड कांस्टेंट। डायग्राम में अगर देखो तो अगर एग्जाम में आया तो लिखना ये है, जो 3 पॉइंट मैंने लिखाया है, ये जो है बुक में ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं दी होती, आप लिखो इसको, किसी भी बुक में आप जाके देखो नेट इनकम अप्रोच के बारे में आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा, पर ये जो मैं एग्जाम्पल ले लेके समझाता हूँ ना, ये किताबों में नहीं लिखी होती, तो इसलिए आपको लिखना चाहिए अपने नोट्स में। इवन जो सुपर समरी नोट्स दिया है वहां पे इलस्ट्रेशन नहीं दिया होता है, सिर्फ रिवीजन के लिए दिया है, तो ये इलस्ट्रेशन से ही तो आपको याद आएगा कि सर ने क्या पढ़ाया था। देखो ये है वैल्यू ऑफ डेट जो कि फिक्स है, बाद में जितना भी ज्यादा, बाद में ज्यादा भी डेट यूज कर रहे थे तो देखो क्या था, डेट का कॉस्ट फिक्स था, इक्विटी का भी कॉस्ट फिक्स था। ये कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, दोनों फिक्स है। स्ट्रेट लाइन का मतलब फिक्स। जितना ज्यादा लिवरेज यूज करेंगे, लिवरेज जितना ज्यादा यूज करेंगे यानी कि डेट, के जीरो धीरे धीरे घटते जाएगा। ये के जीरो है, क्यों? क्योंकि के ही तो फिक्स है ना, के ही फिक्स है। और जब वेटेड एवरेज निकालोगे तो डेट ज्यादा होगा, डेट का वेट ज्यादा होगा, तो ये तो कम है ना, के डी जो डेट का कॉस्ट है वो कम है, इक्विटी का कॉस्ट ज्यादा है, दोनों सेम है। जितना डेट ज्यादा यूज करोगे वेटेड एवरेज कॉस्ट कम आएगा, ठीक। तो मोटा मोटी ये क्या बोलता है, डेट ज्यादा यूज करिए, वेटेड एवरेज कॉस्ट कम आएगा, वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ते जाएगा। इसका कंक्लूजन यही है, डेट भर भर के यूज करो। ये अप्रोच एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं है, ये किसी का मॉडल है, नेट इनकम अप्रोच जो मॉडल है वो मैं पढ़ा रहा हूं, आगे इससे भी बेहतर वर्जन आएंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चंस की बात करूं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, तो आपको क्वेश्चंस में वैसे देने की जरूरत नहीं है कि ये कौन सा मॉडल है, जो ऊपर फॉर्मूले पढ़ा है, वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ डेट, वैल्यू ऑफ फर्म, उसी से आप निकाल सकते हो सब चीज। लेकिन तब भी बता दूं कि के विल बी गिवन एंड कांस्टेंट, के दिया रहेगा क्वेश्चन में, एंड यू विल रिक्वायर्ड, और आपसे पता है क्या कुछ क्वेश्चन पूछेगा, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फर्म एंड के जीरो, के जीरो मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बताओ, अगर मेरे को के दिया हो क्वेश्चंस में और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैल्यू ऑफ फर्म पूछे तो मैं कैसे निकालूंगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल लूंगा। ये कैसे आता है, पैट डिवाइड बाय के ही तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसमें वैल्यू ऑफ डेट जोड़ दूंगा तो वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। ये मेरी पहली रिक्वायरमेंट है, यही पूछा है ना। दूसरा के जीरो पूछा है, आपको पता है वैल्यू ऑफ फर्म पता हो तो के जीरो निकल जाता है, कैसे, के जीरो इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ फर्म इंटू 100। पढ़ाया था कि नहीं, अभी अभी पढ़ाया है मेरे दोस्त, बोलो फटाफट से यार कमेंट में। ये रहा, ठीक। चलो एक आध क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या बोलता है 1 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन में, रूपा लिमिटेड ईबीआईटी इज 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 1, इतना आसान लगेगा आपको, मजा आ जाएगा बिल्कुल, डोंट वरी, ठीक है। मैं बैठा हूं चीजों को आसान करने के लिए, जो जितनी मुश्किल चैप्टर होती है ना मैं उसको उतना ही आसान तरीके से पढ़ाता हूँ। अभी आपने इतना देखा ना, सिर्फ 3 चीज आपको याद रखनी है, वैल्यू ऑफ इक्विटी पैट डिवाइड बाई के,
उसमें डेट जोड़ देंगे तो वैल्यू ऑफ फॉर्म आता है। वैल्यू ऑफ फॉर्म का डायरेक्ट फार्मूला भी है EBIT डिवाइड बाई K0। ठीक, पहला मॉडल बोल रहा था, ये तो 3 चीज पढ़नी ही पढ़नी है, ये तो याद रख लो। अब हर एक मॉडल क्या बोलता है, NI मॉडल बोल रहा था जितना ज्यादा डेट यूज करोगे K0 घटते जाएगा, वैल्यू ऑफ फॉर्म बढ़ते जाएगा। इट मीन्स आपको ज्यादा डेट यूज करनी चाहिए फॉर्म की वैल्यू बढ़ाने के लिए, करेक्ट। चलो क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन देखते हैं। EBIT दिया है 5 लाख, कंपनी हैज 10% 20 लाख डिवेंचर, 10% डिवेंचर है अपने पास 20 लाख के। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज, इसी को इक्विटी कैपिटलाइजेशन बोलते हैं, 16%। पूछा गया है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी बताइए, वैल्यू ऑफ फर्म बताइए, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसी को K0 बोलते हैं या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, बताओ। सबसे पहले आप बताइए वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना हो तो इक्विटी का वैल्यू क्या आता है, पैट डिवाइड बाई के। EBIT में से इंटरेस्ट घटाएंगे, यहां पे लिख लो EBIT दे रखा है 5 लाख। सबसे पहले इसमें इंटरेस्ट घटेगा, कितना है 10% घटाओगे 20 लाख का तो 2 लाख, 3 लाख। ये क्या है PBT। टैक्स कुछ है नहीं, क्यों टैक्स नहीं दिया है, क्योंकि जब ये थ्योरी आई थी, जब ये मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया था, उस जमाने में, जिस जमाने में ये आया था, माना गया था कि टैक्स नहीं है, तो इसलिए टैक्स नहीं दिया। ये किसकी कमाई है, बचा हुआ इक्विटी के लिए। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा, PBT डिवाइड बाई के, विच इक्वल्स टू, बताओ 3 लाख डिवाइड बाई के ही तो दिया है ना 16%। 18,75,000, करेक्ट। दूसरा वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालना है। आपको पता है वैल्यू ऑफ फॉर्म वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट होता है। इक्विटी अभी अभी ताजा तरो निकाला है हमने, और डेट 20 लाख का है, ये हमें पता है। डेट का वैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं है, डेट का जो दिया है इसी को वैल्यू ऑफ डेट मानेंगे, ठीक है। करो जरा, इसमें 20 लाख जोड़ दोगे 38,75,000 आएगा। 3 नंबर में K0 पूछा है। आपको पता है K0 का एक फॉर्मूला है PBIT या EBIT डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ फॉर्म इनटू 100। PBIT 5 लाख है, वैल्यू ऑफ फॉर्म अभी अभी हमने निकाला है इनटू 100, बताओ। %12.9%, करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन पे आइए। इंदिरा लिमिटेड हैज EBIT 1 लाख, कंपनी मेक यूजेज ऑफ डेट एंड इक्विटी कैपिटल, फर्म हैज 10% डिबेंचर ऑफ 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 2 की कहानी बोले, ये जरा इरेज कर लो यहाँ। क्वेश्चन नंबर 2 की कहानी अगर मैं बोलूं तो कह रहा है EBIT है कंपनी का 1 लाख, 10% डिबेंचर या डेट कितना है 5 लाख, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जिसको इक्विटी कैपिटलाइजेशन बोलते हैं 15%। पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ फर्म बताइए, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल K0। सबसे पहले देखो EBIT में से क्या घटता है, इंटरेस्ट जो कि है 10%, 5 लाख का 50,000, तो जो 50,000 आएगा ना ये है PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स कुछ है नहीं, तो यही जो कमाई है वो इक्विटी के लिए है। वैल्यू ऑफ इक्विटी जो कि है
वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलता है? पैट डिवाइड बाई के। इस पैट को ही नेट इनकम बोलते हैं, इसीलिए इस मॉडल का नाम पड़ा है नेट इनकम अप्रोच। करेक्ट? बताओ जरा, 50,000 डिवाइड बाई 15% कितना आएगा? 3,33,333, राउंड अप कर देना, पॉइंट में है। वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालना हो तो ये निकलता है वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। इक्विटी का तो अभी अभी हमने निकाला है वैल्यू, और डेट की वैल्यू बताओ फटाफट से। 5 लाख दे रखा है क्वेश्चन में, टोटल कितना हो जाएगा? 8,33,333। ये तो पहला रिक्वायरमेंट था। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या पूछा है? तो सेकेंड रिक्वायरमेंट पूछा है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या K0 बोलते हैं। ये कैसे निकलता है? ये निकलेगा EBIT डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ फॉर्म इंटू 100%। देखो 2 या 3 फार्मूले पढ़ा है, उसी के बेसिस में पढ़ा रहा हूं। 1 लाख का EBIT है, ये है वैल्यू ऑफ फॉर्म, ये आ रहा है 12%। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन पढ़ने से पहले सेकेंड मॉडल देखते हैं। हमने पहला मॉडल देखा नेट इनकम अप्रोच, करेक्ट, जो कि क्या बोलता है कि जितना ज्यादा डेट यूज करेंगे वैल्यू ऑफ फॉर्म उतना ही बढ़ेगा। दूसरा मॉडल है ट्रेडिशनल मॉडल। ट्रेडिशनल मॉडल में क्या हुआ कि जो लोग ट्रेडिशनल मॉडल को फॉलो करते हैं ना, वो क्या बोलते हैं कि नेट इनकम मॉडल ठीक है बट कंप्लीट ठीक नहीं है। क्यों? उनका कहना है देखो, ज्यादा से ज्यादा डेट यूज करोगे तो के अगर कांस्टेंट रहा तो K0 घटते जाएगा, वैल्यू ऑफ फॉर्म बढ़ते जाएगा। करेक्ट? लेकिन एक समय आएगा जब आप डेट ज्यादा यूज कर रहे हो ना, इसको बढ़ाते गए, डेट और ज्यादा यूज करने लगे तो के कांस्टेंट नहीं रहेगा। जो इक्विटी वाले हैं उनका एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि ज्यादा डेट यूज करने से फॉर्म हो जाएगी रिस्की। एक डेट जिस फॉर्म में ज्यादा है, इस कंपनी में डेट ज्यादा है, वो कंपनी रिस्की है। और रिस्की होने की वजह से कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगा, एक्सपेक्टेशन जो इक्विटी शेयर होल्डर का है बढ़ जाएगा। उस केस में के बढ़ जाएगा, और जब के बढ़ जाएगा तो K0 नहीं घटेगा एक समय बाद, बल्कि मैं बोलता हूं बढ़ने लगेगा K0 और वैल्यू ऑफ फॉर्म गिरने लगेगा। तो इन्होंने माना नेट इनकम अप्रोच का कि आप सही बोल रहे हैं कि डेट अगर ज्यादा यूज करते हैं तो K0 गिरेगा, वैल्यू ऑफ फॉर्म बढ़ेगी, बट ये कुछ समय तक ही होगा। उससे ज्यादा डेट यूज करोगे तो के ही बढ़ने लगेगा, और के ही बढ़ने की वजह से K0 भी बढ़ने लगेगा और वैल्यू ऑफ फॉर्म गिरेगी, बढ़ेगी नहीं। ठीक? तो इन्होंने क्या बोला, इसको मैं इरेज कर दूं। इन्होंने बोला यूज ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, लिवरेज इंक्रीजेज वैल्यू ऑफ फॉर्म। वैल्यू ऑफ फॉर्म बढ़ता है डेट ज्यादा यूज करने से, इंक्रीजेज वैल्यू ऑफ फॉर्म, बट एक सर्टेन लेवल तक ही बढ़ता है, बट अप टू सर्टेन एक्सटेंड ओनली। बियॉन्ड दैट
बियॉन्ड दैट उसके बाद यूज ऑफ हायर डेट या हायर फाइनेंशियल लिवरेज इंक्रीजेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसी को आपके बुक में लिखा होगा इंक्रीजेज एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। जो इक्विटी शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेड रिटर्न है, एक्सपेक्टेशन है, उसी को कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलते हैं। इंक्रीजेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दस वैल्यू ऑफ फर्म इट्स स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। उसके बाद फर्म की वैल्यू गिरना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए डेट यूज करिए, एक सर्टेन लेवल तक ही यूज करिए। इनका मानना है कि हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा। शुरू में आप डेट यूज करो, इक्विटी वाले कुछ नहीं बोलेंगे। एक सर्टेन टाइम बाद अगर आप ज्यादा डेट यूज करने लगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगी, इक्विटी वालों का एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा क्योंकि कंपनी हो जाएगी रिस्की। अब उतना रिस्क लेने के लिए उनको एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा चाहिए। समझ में आ रहा है? जैसे कि ये ग्राफ देखो, कह रहा है शुरू में के ही कांस्टेंट रहेगा और एक सर्टेन टाइम बाद ना के ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब तक के ही कांस्टेंट है वैल्यू ऑफ फर्म गिरेगी, लेकिन जब के ही बढ़ना शुरू हो जाएगा तो वैल्यू ऑफ फर्म भी बढ़ना शुरू, सॉरी के जीरो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये आपको समझाने के लिए, ये जो रेड से बना रहा हूं बनाने की जरूरत नहीं। ये क्या है? फाइनेंशियल लिवरेज, करेक्ट। यानी कि डेट यूज करोगे ना तो शुरू में एक सर्टेन टाइम तक वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ता है, फर्म बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम है और के जीरो गिरते जाएगा तब तक वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगा। एक सर्टेन टाइम बाद इक्विटी शेयर होल्डर तंग हो जाएंगे, ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर के जीरो भी बढ़ना शुरू होगा और जैसे के जीरो बढ़ना शुरू होगा क्या होगा उसके बाद वैल्यू ऑफ फर्म डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये ऐसा टाइप का एग्जांपल बुक में नहीं होते, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि लिखना शुरू करो, जितना लिखोगे उतना रिवाइज होगा। प्रेजेंट केस है, के ई है 18%, के डी है 10%, डेट इक्विटी है 0.5:0, आधा आधा। ठीक, ऐसे कर लो 1:1, हाफ हाफ। डेट इक्विटी रेशियो क्या है? इक्वल है। अभी कंपनी ईबीआईटी कमाती है कितना? 1 लाख। तो बताइए वैल्यू ऑफ फर्म कितना होगा? देखते हैं के जीरो कितना आएगा। देखो ये इक्विटी का कॉस्ट है, ये डेट का वेटेड एवरेज करना है, दोनों का वेट सेम है, ये आधा है प्लस डेट भी वेट में हाफ है, दोनों हाफ हाफ है, 14% आएगा। वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे, ईबीआईटी डिवाइड बाई के जीरो, 1 लाख डिवाइड बाई 14%, बताओ। ठीक है, अब यहाँ पे जरा सा दो केस लेते हैं।
देखना जरा, अब कंपनी ने क्या किया, डेट इंक्रीज कर लिया। अभी भी के मान लो 18% है, के डी 10% है, और डेट इक्विटी कैसे कर लिया, 0.6:0.4 ऐसे कर लिया, 0.6:0.4, 60% डेट 40% इक्विटी। अब वैल्यू ऑफ फर्म निकालना हो तो के जीरो 18 है, इसका वेटेज 0.4 है, 10 है, इसका वेटेज 0.4 है, सॉरी 6 है, बताइए। 13.2% वैल्यू ऑफ फर्म निकालना हो तो EBIT डिवाइड बाई के जीरो 1 लाख डिवाइड बाई 13.2%, 7,57,576। वैल्यू ऑफ फर्म क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। एक और केस लेते हैं, और डेट बढ़ा दिया कंपनी ने, और डेट इंक्रीज कर दिया। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगा, एक सर्टेन टाइम बाद जब डेट बढ़ाओगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ने लगता है। इक्विटी शेयर होल्डर बोलते हैं अरे भाई बहुत रिस्की कंपनी है तो डेट पे डेट ले रहा है, फाइनेंशियल लिवरेज हाई है, थोड़ी भी बिजनेस में रिसेशन आई, कंपनी डूब जाना है, ठीक। कॉस्ट ऑफ डेट 10% और डेट इक्विटी रेशियो बढ़ के क्या हो गया 0.8:0.2। डेट अब 80% लेंगे, इक्विटी 20%, के जीरो कितना आएगा बताओ, 28% इंटू, या ऐसे कर लो 0.7:0.3 कर लो, इक्विटी 3 और डेट 0.7 0.3 कितना आएगा, 15.4%। अब देखो, अभी सेकेंड केस में के जीरो कम आया था इसीलिए वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ी थी, लेकिन के बढ़ने की वजह से थर्ड केस में और डेट जब हमने बढ़ाया तो के बढ़ गया तो वैल्यू ऑफ फर्म कम आएगा। ये तो समझ में है ना, वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकाल रहा हूं, EBIT डिवाइड बाई के जीरो, ठीक। यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ा था, यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्म गिरना शुरू हो गया, क्यों, क्योंकि ज्यादा डेट यूज करने की वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ गई। यही बोलता है ये मॉडल कि एक सर्टेन टाइम तक तो वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगा, क्योंकि डेट यूज करने से हो सकता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी सर्टेन टाइम तक सेम रहे, लेकिन ज्यादा डेट यूज करोगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ने लगेगा, फिर के जीरो भी बढ़ने लगेगा, और जब के जीरो बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ फर्म गिरना शुरू हो जाएगा। तो डेट उतना ही यूज करिए जितना वैल्यू मैक्सिमाइज करे, थोड़ा बहुत डेट यूज करिए, बहुत डेट यूज करने से वैल्यू ऑफ फर्म डिस्ट्रॉय होगा, ये कहता है। एक क्वेश्चन देखें, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी सजेस्ट करिए। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर सबसे बढ़िया है, किसको बोलेंगे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, जो मैक्सिमाइज करे वैल्यू ऑफ फर्म, जिसमें वैल्यू ऑफ फर्म सबसे ज्यादा आए। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब किसको बोलेंगे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, इट इज अ कैपिटल स्ट्रक्चर विच maximizes
वैल्यू ऑफ फॉर्म, जिससे वैल्यू ऑफ फॉर्म ज्यादा है। आपको पता है वैल्यू ऑफ फॉर्म का फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनना, EBIT डिवाइड बाई K0। EBIT तो कांस्टेंट रहेगा, जितना कमाते थे उतना कमाएंगे। 10 लाख लगा के 1 लाख कमाते थे तो कहीं भी पैसा लेके आए 10 लाख 1 लाख तो कमाएंगे उस पे। लेकिन K0 चेंज होते रहता है, कितना डेट है कितना इक्विटी है, इससे K0 चेंज होते रहता है। ये सबसे ज्यादा पता है कब आएगा, जब ये K0 सबसे कम आएगा। देखो K0 जितना कम आ रहा था वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ते जा रहा था, यानी कि K0 अगर कम आएगा ना तो वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगा। तो हमें उसी को ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलना है जिसमें K0 सबसे कम है। K0 कम आने का मतलब वैल्यू ऑफ फर्म सबसे ज्यादा आएगा, वैल्यू ऑफ फर्म सबसे ज्यादा आता है उसी को बोलते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मींस कैपिटल स्ट्रक्चर दैट मैक्सिमाइजेस द वैल्यू ऑफ फर्म। समझ में आया क्या? आइए जरा, मेरे पढ़ाने लायक इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। K0 निकालने आता है क्या आपको? देखो 1 नंबर में कॉस्ट ऑफ डेट इतना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इतना है, और डेट टोटल कैपिटल का कितना परसेंट यूज हुआ है? 0%। डेट यूज ही नहीं हुआ है तो K0 आएगा सिर्फ इक्विटी। दूसरे में देखो 11% कॉस्ट ऑफ डेट है, 13% इक्विटी है, और टोटल कैपिटल का डेट कितना यूज हुआ है? सिर्फ 10%, 0.1। तो यानी कि इसमें K0 कैसे निकलेगा? डेट 0.1 यूज हुआ है और जो इक्विटी है ये 0.9 यूज हुआ है। बताइए। %12.8 आएगा। थर्ड में देखो डेट इतना है, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इतना है, और डेट अब 20% यूज हो रहा है। देखो डेट अगर यूज करना बढ़ रहा है ना, जितना जितना डेट हम बढ़ाते जा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एक सर्टेन टाइम बाद बढ़ना शुरू हो जा रहा है। करेक्ट, यही बोलता था ट्रेडिशनल मॉडल कि इनिशियली थोड़ा डेट यूज करोगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम रहेगा, K0 घटेगा। देखो K0 घटा है कि नहीं, 13 से 12.8 हुआ है, बाद में K बढ़ना शुरू हो जाएगा डेट यूज करने से। इसमें बताओ 11.6% डेट है, 20% वेटेज है, 14% के रेट से इक्विटी है, 80% वेटेड है। 11.6 इंटू 0.2 प्लस 13.52%। देखो K0 बढ़ गया कि नहीं, क्योंकि हमने जब डेट ज्यादा यूज किया, 20% यूज किया, तो KE बढ़ गया, और जब KE बढ़ता है तो K0 भी बढ़ता है। ठीक, थर्ड केस में K0 निकालिए। डेट है 12% इंटू कितना डेट यूज करना है, 30%, तो 0.3 प्लस इक्विटी का कॉस्ट है 15% और ये है 0.7। %14.1। अब आप करते जाना, ये बढ़ते जाएगा। सबसे कम किस पे आ रहा है? K0, ये रहा सबसे कम। सबसे कम K0 आ रहा है यहाँ पे, तो यही है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम है, तो वैल्यू ऑफ फर्म सबसे ज्यादा यहीं पे आएगा, इसीलिए इसको बोलेंगे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। अच्छा, कोई मुझे बोलेगा कि वैल्यू ऑफ फर्म सबसे कम कहाँ पे आएगा? जहाँ K0 हाईएस्ट हो। यहाँ पे देखिए K0 निकाल रखा है, इसका निकालोगे 14.8% आएगा, इसका निकालोगे 16.5% आएगा, इसका निकालोगे 18.8% आएगा। सबसे हाईएस्ट K0 कहाँ है? ये रहा। K0 सबसे ज्यादा है, तो वैल्यू ऑफ फर्म सबसे कम आएगा, तो सबसे बेकार कैपिटल स्ट्रक्चर ये है। ठीक, ये ट्रेडिशनल मॉडल की कहानी थी। ट्रेडिशनल मॉडल क्या बोलता था? जैसे जैसे डेट बढ़ाओगे थोड़ा सा तो वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कांस्टेंट रहता है इनिशियल स्टेज पे।
बाद में जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ने लगेगा तो के जीरो भी बढ़ने लगेगा, के जीरो बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ फर्म गिरेगी। ठीक है, चलिए थर्ड मॉडल पे आते हैं। तीसरा जो मॉडल है उसका नाम है नेट ऑपरेटिंग इनकम। नेट, ध्यान से देखो मैंने क्या क्या पढ़ा दिया। हमने इस मॉडल को कंप्लीट किया, इस मॉडल को भी कंप्लीट किया। पहला बोलता था डेट बढ़ाते जाओगे के ई कांस्टेंट रहेगा तो के जीरो घटते जाएगा, वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ते रहेगा। ज्यादा डेट यूज करिए, ये मॉडल सजेस्ट करता था। दूसरा अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलता था, इनिशियली डेट बढ़ाने से वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ता है, एक सर्टेन लेवल बाद डेट बढ़ाने से के बढ़ने लगेगा, फिर के जीरो भी बढ़ने लगेगा, और के जीरो बढ़ना शुरू हो गया तो वैल्यू ऑफ फर्म गिरना शुरू हो जाएगा। इसीलिए डेट आप यूज करो टू सर्टेन एक्सटेंट टिल इट मैक्सिमाइजेस द वैल्यू ऑफ फर्म। जहां पे डेट यूज करने की वजह से कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ना शुरू हो जाए तो आपको सतर्क रहना है वहां पे। थर्ड है नेट ऑपरेटिंग इनकम। अच्छा, ये दोनों ही मानते थे कि डेट यूज करने से वैल्यू ऑफ फर्म में फर्क पड़ वैल्यू ऑफ फर्म पे फर्क पड़ता है, इसीलिए इनको रिलेवेंस थ्योरी बोलते हैं। इट मींस फाइनेंशियल लीवरेज या डेट इज रिलेवेंट फॉर वैल्यूएशन ऑफ फर्म। एक फॉर्म की वैल्यू के लिए डेट रिलेवेंस है, डेट का इंपैक्ट पड़ता है वैल्यू ऑफ फर्म में। ये तो बोलता है पॉजिटिव इंपैक्ट, जितना ज्यादा डेट डालो उतना ही वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगा। ये बोलता है इनिशियल स्टेज में पॉजिटिव इंपैक्ट, बाद में निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, पर इंपैक्ट करता है डेट वैल्यू ऑफ फर्म को, इसीलिए बोलते हैं रिलेवेंस थ्योरी। आगे है इरिलेवेंस थ्योरी। अब आने वाली जो थ्योरी है ना वो बोलते हैं डेट यूज करने से वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, चलिए नेट, तीसरा है नेट ऑपरेटिंग इनकम मॉडल, ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। इसको शॉर्टकट में एनओआई, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच बोलते हैं। ये बोलता है, इसका नाम ही है इरेलेवेंस थ्योरी। ये कहता है कि डेट की यूज करने से वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूज ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज will not impact value of firm. It is because, ये क्यों होता है ऐसा कि डेट यूज करेंगे वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगा नहीं? इट इज बिकॉज ये स्टार्टिंग स्टार्टिंग से बोलता है। ट्रेडिशनल तो बोलता था कि डेट ज्यादा करने लगोगे तब के ई बढ़ेगा, ये बोलता है डेट ज्यादा यूज करोगे के ई बढ़ जाएगा, के जीरो कांस्टेंट रहेगा। डेट की वजह से जो आपको बेनिफिट मिल रहा है ना, के ई बढ़ने की वजह से सेटअप हो जाएगा वो बेनिफिट। ठीक, बिकॉज यूज ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, जैसे फाइनेंशियल लिवरेज हम बढ़ाएंगे, फाइनेंशियल लिवरेज इंक्रीजेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड thus overall cost of capital, and value of firm remains constant. ये क्या कहता है, कि आप डेट बढ़ाओगे ना तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ते रहेगा जैसे जैसे डेट बढ़ाओगे। इससे होगा क्या, के जीरो कांस्टेंट हो जाएगा। डेट ज्यादा यूज यूज करने से जो के जीरो घटना चाहिए था
वो के बढ़ के उतना सेटअप कर देगा और के जीरो हो जाएगा कांस्टेंट। जब के जीरो सेम ही रहेगा हर एक स्थिति में तो वैल्यू ऑफ फॉर्म पे तो इम्पैक्ट पड़ना नहीं है, तो वैल्यू ऑफ फॉर्म सेम रहेगा। यहाँ पे लिखोगे लिवरेज, यहाँ पे लिख लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो अभी के ई है 18%, के डी है फॉर्म में इतना, डेट इक्विटी या फिर मान लो अभी पूरा इक्विटी है, करेक्ट, पूरा इक्विटी है, ईबीआईटी है 1 लाख, वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालना हो तो अब पूरा इक्विटी है तो के जीरो भी 18% ही आएगा, डेट तो कुछ है ही नहीं, तो जो इक्विटी का कॉस्ट है वही ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और ये टोटल कमाई, डेट है ही नहीं तो इंटरेस्ट जीरो, ये पूरा इक्विटी का है। वैल्यू ऑफ फॉर्म आ जाएगा 1 लाख डिवाइड बाई 18%। अब ये कहता है ना अगर आप डेट लेते हो, डेट बढ़ाते हो, मान लो डेट लिया आपने 10% के रेट से और डेट इक्विटी रेशियो कुछ ऐसा है कि 0.2:0.8, 20% डेट है और 80% इक्विटी, तो ये कहता है के जीरो ना 18 ही रहेगा हमेशा। क्यों? ये डेट यूज करने से आपकी इक्विटी इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि के जीरो हमेशा 18% ही आएगा, और के जीरो 18 रहेगा तो वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालोगे तो वही 1 लाख डिवाइड बाई के जीरो 18% सेम ही आएगा। यानी कि वैल्यू ऑफ फॉर्म में कोई भी फर्क नहीं आएगा। क्यों? जैसे आप डेट बढ़ाओगे के जीरो बढ़ जाएगा, के जीरो 80 नहीं रहेगा, बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? उतना जरूर बढ़ जाएगा जितने से के जीरो कांस्टेंट रहे, 18 ही आए और वैल्यू ऑफ फॉर्म सेम ही आए। समझ रहे हो? ये मॉडल बोलता है। इसमें आपको पता है के जीरो कांस्टेंट रहेगा, ये मॉडल का एजम्पशन है। इट एज्यूम्स के जीरो इज गिवन एंड कांस्टेंट। भाई साहब आप के डी डेट कितना भी बढ़ाइए, के ही बढ़ते रहेगा, के जीरो हमेशा सेम ही आना है। ठीक, ये मॉडल का ये एजम्पशन है। तो आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ना तो कई बार ऐसे पूछेगा, क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल पूछेगा वो ऐसे पूछेगा, के जीरो दिया रहेगा और क्वेश्चन पूछेगा के ही निकालिए एंड वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालिए। आप में से इतने बच्चे इतना चीज पढ़ चुके, बताओ के जीरो पता है, जब मैं सॉल्यूशन करने जाऊंगा वैल्यू ऑफ फॉर्म निकाल लूंगा ईबीआईटी डिवाइड बाई के जीरो, इसमें से डेट हटा दूंगा, वैल्यू ऑफ फॉर्म में से डेट हटा दूंगा तो जो बचेगा वो वैल्यू ऑफ इक्विटी बचेगा। हमने पढ़ा है ना, इक्विटी प्लस डेट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फॉर्म। तो ये तो पहले क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट ये देखिए। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया तो के ही नहीं आ जाएगा? बताओ यार, बताओ फटाफट से आप, के ही नहीं आ जाएगा? पैट डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू 100। ये भी एज्यूम करता है कि टैक्स नहीं है तो पैट और पीबीटी सेम ही आएगा। ठीक है, इतना तो आसान है। जो इनिशियली आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ डेट और वैल्यू ऑफ फॉर्म पढ़ाया था उसी के बेस पे सारे बना रहा हूं। बस फर्क क्या है, कौन सा मॉडल क्या एक्सप्लेन किया था ये पढ़ाना जरूरी है। क्वेश्चन देखे जरा, आइए। अमिता लिमिटेड ऑपरेटिंग इनकम ईबीआईटी इज 5 लाख। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 4। ईबीआईटी दिया है
5 लाख। कॉस्ट ऑफ डेट 10% है एंड करेंटली 15 लाख डेट है। 10% डेट का कॉस्ट है और 15 लाख डेट है। देखो यहाँ तक तो तीनों मॉडल में अगर क्वेश्चन बनाने के हिसाब से बोले तो मॉडल बोले ही ना कौन सा मॉडल है, तब भी हमको कोई दिक्कत नहीं। हमें तो वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ डेट, ये तीन चीज पता होनी चाहिए, क्वेश्चन बन जाएगा। इससे मॉडल का कोई लेना देना नहीं। पर मॉडल क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि मॉडल से अगर क्वेश्चन पूछता है क्लियरली बोल के कि बताइए नेट इनकम अप्रोच क्या बोला था, बताओ नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या बोलता है, तो आपको लॉजिक क्लियर तो होनी चाहिए कौन सा मॉडल क्या बोलता था। ये K0 दिया है 15%। पूछा क्या है? वैल्यू ऑफ फॉर्म बताइए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ फॉर्म बताओ। K0 पता है, EBIT पता है, वैल्यू ऑफ फॉर्म निकाल, मैंने बताया था ना K0 दिया रहेगा तो वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालेंगे, डेट घटाएंगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी और वैल्यू ऑफ इक्विटी से K ही निकाल लेंगे। वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालना हो तो EBIT डिवाइड बाई K0। कितना है EBIT? 5 लाख। K0 कितना है? 15%। 33 लाख, 33,333 राउंड ऑफ कर दिया मैंने, पॉइंट्स नहीं लिया। ठीक। वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना हो तो वैल्यू ऑफ फॉर्म माइनस वैल्यू ऑफ डेट। वैल्यू ऑफ फॉर्म तो अभी अभी निकाला है हमने, इसमें वैल्यू ऑफ डेट घटा दो, डेट तो दे रखा है, डेट की वैल्यू कितना है? 15 लाख। तो वैल्यू ऑफ फॉर्म आ जाएगा करेक्ट। वैल्यू ऑफ फॉर्म में से वैल्यू ऑफ डेट घटा दीजिए, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा। अब के ही नहीं निकल सकता, बताओ। हमें पूछा क्या था? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, के ही पूछा है, के ही नहीं निकल सकता। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया तो निकल ही जाएगा। के ही होता है पैट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू 100। पैट कैसे निकलेगा? EBIT माइनस इंटरेस्ट। देखिए EBIT 5 लाख है, इंटरेस्ट 15 लाख का 10% 1.5 लाख। 5 लाख माइनस 1,50,000 डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ इक्विटी 18,33,333 इंटू 100। बताइए। %19.9। एक भी बच्चा अगर ये बोल दे कि सर जो आपने पढ़ाया उसके अलग कुछ करवा रहे हो तो मैं बताऊं, जितना मैंने पढ़ाया वही करा रहा हूं। 3 मॉडल हमने पढ़ लिया, तीनों मॉडल क्या बोलते थे। ठीक। एक मॉडल में होगा कि के ही दिया रहेगा, वैल्यू ऑफ फॉर्म, वैल्यू और K0 पूछेगा। एक मॉडल में K0 दिया है तो वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ और कॉस्ट ऑफ इक्विटी पूछ रहा है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। इसका बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर बोले तो सेम, बस फिगर चेंज करके एग्जाम में आया हुआ है। ये रहा। और जो क्वेश्चन एग्जाम में आया है वो है Jan 21 में, जनवरी 21 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को करा देता हूं। कह रहा है ए एंड बी आर आइडेंटिकल, ए और बी एकदम ही आइडेंटिकल कंपनी है एक्सेप्ट कैपिटल स्ट्रक्चर। बिजनेस सेम है, बस कैपिटल स्ट्रक्चर फर्क है, यानी कि डेट और इक्विटी दोनों ने अलग अलग उठा रखा है। ए हैज 60% डेट एंड 40% इक्विटी। ए की बात करें
तो इसका डेट है 60%, इक्विटी 40% है। बी की बात करें, बी हैज 20% डेट, 80% इक्विटी। डेट 20% है, इक्विटी 80% है। किसमें डेट ज्यादा है? ए में डेट ज्यादा है। ऑल परसेंटेज आर इन मार्केट वैल्यू टर्म्स। ये जो परसेंटेज है ना 60-40 ये मार्केट वैल्यू के टर्म्स में है, यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। बोरोइंग रेट फॉर बोथ द कंपनी इज 8% एंड नो टैक्स वर्ल्ड। हमने अभी तक जो पढ़ा है उसमें यही पढ़ा है, देयर इज नो टैक्स इन द वर्ल्ड, यानी कि एजम्पशन ये लेना है कि टैक्स है ही नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड कैपिटल मार्केट आर टू बी परफेक्ट। क्या था? बोरोइंग रेट 8%, केडी 8% दिया है। इफ मिस्टर एक्स है जो ऑन करते हैं 3% इक्विटी शेयर ऑफ ए, डिटरमाइन हिज रिटर्न इफ द कंपनी हैज नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ दिस मच एंड ओवरऑल कैपिटलाइजेशन ऑफ अ कंपनी इज 18%। कह रहा है अगर कंपनी की ईबीआईटी दे रखा हो कितना 4,50,000, के जीरो दे रखा हो 18%। ठीक, मिस्टर एक्स है जो कि ए में कितना परसेंट शेयर होल्ड करते हैं? 3%। तो ए की जितनी भी कमाई है इक्विटी शेयर होल्डर का, उसका 3% मिस्टर ए का, क्योंकि इनकी मालिकाना हक कितना है, ऑनरशिप कितना है, 3% स्टेक है। ठीक, तो इक्विटी की जितनी भी कमाई होगी उसमें ए का कितना हिस्सा होगा? 3%। एक तो ये बताना है। दूसरा, कैलकुलेट इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल, सर इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ ए। दो चीज पूछा है क्वेश्चन में। एक, रिटर्न फॉर मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स का रिटर्न बताइए। अगर 3% इक्विटी है उनके पास तो 3% ही था ना? हाँ। दूसरा, रेट ऑफ रिटर्न फॉर इक्विटी का मतलब के ही पूछा है। करेक्ट। बी का तो कहानी छोड़ दो, अभी ए पे आते हैं। चलिए सॉल्यूशन करेंगे। फॉर ए का देखना, वैल्यू ऑफ फर्म निकल जाएगा। देखो ईबीआईटी पता है और के जीरो पता है, वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलता है? ईबीआईटी डिवाइड बाई के जीरो, 4,50,000 डिवाइड बाई 18% है ना, 18% करो तो 25 लाख। इसमें डेट और इक्विटी का रेशियो दिया है ना मार्केट वैल्यू में, 60/40। डेट कितना है? 60%, 15 लाख का तो डेट है ए में, और इक्विटी है 40%, 10 लाख की इक्विटी है। डेट का कॉस्ट ऑफ डेट हमें पता है, दे रखा था क्वेश्चन में, कितना? 8%। अब देखो रिटर्न फॉर मिस्टर एक्स निकालते हैं। मिस्टर एक्स का रिटर्न अगर निकालना हो तो देखना जरा, ईबीआईटी हमें पता है 4,50,000। पहले तो इक्विटी वालों का रिटर्न क्या होता है? इंटरेस्ट देने के बाद जो बचता है वो इक्विटी की कमाई है, माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना? 15 लाख का लोन है, 8% इंटरेस्ट रेट, 1,20,000। तो ये जो पीबीटी यही है ना इक्विटी वालों के लिए बचा हुआ कमाई। ये टोटल इक्विटी वालों के लिए कितना अर्निंग है? 3,30,000। मिस्टर एक्स के पास कितना शेयर है? 3%, तो उनका रिटर्न, देयरफॉर टोटल रिटर्न फॉर मिस्टर एक्स
ठीक है, इतना आएगा। दूसरे में क्या पूछा है, के ही पूछा है ना। आप में से कितने बच्चे के ई का फॉर्मूला जानते हैं? लगभग सारे। पैट डिवाइड बाई, बोलो, पैट डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ इक्विटी। पैट हमें पता है, यही है ना पैट, 3,30,000। वैल्यू ऑफ इक्विटी ये रहा, 33% आएगा। यह है इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न फॉर इक्विटी या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फॉर इक्विटी या कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो बोलिए। बी नंबर में जरा देखिए क्या क्या पूछा है। बी हैज सेम नेट ऑपरेटिंग इनकम एज ए। कह रहा है जो बी है ना, बी, इसका भी ईबीआईटी ए जितना ही होगा। नेट ऑपरेटिंग इनकम का मतलब ईबीआईटी। कैलकुलेट इम्प्लाइड रेट ऑफ इक्विटी का जो रिटर्न है के, ये बताइए। वाई डज इट डिफर फ्रॉम ए, ए के तुलना में इसका के क्यों अलग है, ये बताइए। ठीक, कोई बात नहीं। और इसका भी क्या था, जो के जीरो था, कहीं पे दे रखा है ना, ये देखो, के जीरो कितना है, 18%। ठीक, आओ जरा फटाफट से देखो। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। फॉर बी, कंपनी बी के लिए वैल्यू ऑफ फर्म कितना होगा, यही 4,50,000। इतना भी, इसका भी तो कैपिटल सेम ही है, बस डेट इक्विटी रेशियो चेंज है। ठीक है, 25 लाख। इसमें डेट कितना है और इक्विटी कितना है, बताइए। बी में पता है आपको, डेट सिर्फ 20% है और इक्विटी 80%। कितना आएगा, अगर 25 लाख का 20% करोगे तो 5 लाख का तो डेट आएगा, तो बच गया इक्विटी 20 लाख। और डेट किस रेट से आ रहा है, 8% के। अब देखो, ईबीआईटी है 4,50,000, लेस करेंगे अगर इंटरेस्ट, जो कि है 5 लाख का डेट लेंगे 8% के हिसाब से, ठीक है, 4,10,000। अब के ही निकालो इस केस में। इसका तो पैट आया इतना, क्योंकि डेट कम था, प्रॉफिट ज्यादा आया। वैल्यू ऑफ इक्विटी 20 लाख इंटू 100, बताइए। 20.5%। पता है आपको, इसका जो के है ना, वो आया 20.5%। इसका जो के है ना, ये आया 33%। पूछा है ये क्यों डिफरेंट आया है, क्योंकि इसमें डेट कम है, डेट कम है। ठीक, जिसमें डेट ज्यादा होता है ना उसमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फॉर इक्विटी भी बढ़ जाता है। क्योंकि डेट ज्यादा है ए में, तो ए फाइनेंशियली लिबर्ड कंपनी है, ए में रिस्क ज्यादा है, तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी ए का ज्यादा है। के जीरो दोनों का सेम है, के जीरो दोनों का ही सेम है, 18%। नेट ऑपरेटिंग इनकम मॉडल क्या बोलता था कि अगर आप डेट बढ़ाओगे ना तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगी, और के जीरो हमेशा सेम ही रहेगा, इसीलिए वैल्यू ऑफ फर्म दोनों का सेम रहता है। देखो, इसका भी वैल्यू ऑफ फर्म 25 आया था, उसका भी, बी का भी वैल्यू ऑफ फर्म 25 आया था। डेट के यूज करने से वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। क्यों?
क्योंकि डेट ज्यादा अगर यूज कर रहे हो तो के जीरो बढ़ जाएगा, और के जीरो बढ़ने की वजह से के ही बढ़ जाएगा, और के ही बढ़ने की वजह से के जीरो तो कांस्टेंट रहता है। इतना ज्ञान की जरूरत नहीं थी सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन में वही करना है जो पूछा है, पर कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए लिंकेज जरूरी है। जो पढ़ रहे हैं वही कर भी रहे हैं। अगला है एमएम एमएम मॉडल। एमएम मॉडल का नाम है मोदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच। ये कहता है सेम, ये भी यही कहता है जो हमने नेट ऑपरेटिंग इनकम में देखा कि डेट के यूज करने से वैल्यू ऑफ फॉर्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब डेट बढ़ाओगे वैल्यू ऑफ फॉर्म में कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। पर ये एक एक्सटेंड और ज्यादा बोलता है। क्या बोलता है? ये प्रोवाइड करा है बिहेवियर जस्टिफिकेशन कि ऐसा कैसे होता है। डेट के यूज करने से वैल्यू ऑफ फॉर्म पे कोई नहीं फर्क पड़ता, ये तो नेट ऑपरेटिंग इनकम भी ऊपर वाला भी कह रहा है, लेकिन ये प्रोवाइड करता है बिहेवियर जस्टिफिकेशन कि ऐसा होता कैसे है। ठीक, दिस मॉडल या दिस अप्रोच also advocates same thing as provided by net operating income model। जो ऊपर बोल रहा था ना नेट ऑपरेटिंग इनकम मॉडल, ये भी वही बोलता है, लेकिन ये क्या कहता है? हाउएवर बट इट प्रोवाइड्स बिहेवियरल जस्टिफिकेशन थ्रू, कैसे? तो ये बताता है आर्बिट्रेज हो जाएगा मार्केट में, आर्बिट्रेज प्रोसेस की वजह से वैल्यू ऑफ फॉर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थ्रू आर्बिट्राज प्रोसेस। ठीक है, आर्बिट्रेज प्रोसेस दिखाने के दो तरीका है। टू अप्रोच, दोनों में से कोई भी तरीका पूछ सकता है, दोनों पढ़ के चलना, एग्जाम में जो पूछे मस्ती से लिख देना। और क्या, एग्जामिनर को बोलना है देखो भाई हम बहुत पढ़ के आए, तुम्हारे बुक में जितना है उससे बहुत गुना ज्यादा पढ़ के आए, तुम क्या ही पूछोगे, तो जो पूछना है पूछ लो, मैं लिखने के लिए रेडी हूं। पहला अप्रोच बोलता है आर्बिट्रेज बताने का, सेम रिस्क सेम इन्वेस्टमेंट हायर रिटर्न। लिख लो फिर एक्सप्लेन करता हूं। दूसरा बोलता है सेम रिस्क सेम रिटर्न लोअर इन्वेस्टमेंट। आर्बिट्रेज का मतलब होता है सेम ही सिचुएशन में अगर एडिशनल अर्निंग की एबिलिटी कोई है, एडिशनल अर्निंग की अपॉर्चुनिटी कोई है, तो उस प्रॉफिट को, जो एडिशनल प्रॉफिट कमा लिया ना बिना मेहनत बिना रिस्क के बिना इन्वेस्टमेंट के, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेज प्रॉफिट। आर्बिट्रेज प्रॉफिट क्या है? एडिशनल प्रॉफिट विच इज जनरेटेड विदाउट एनी रिस्क विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। इसको दिखाने का दो तरीका है कि ताकि मान लो मैं कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करके कमा रहा हूं, करेक्ट, कहीं दूसरे जगह इन्वेस्ट करूं जहां पे सेम ही रिस्क हो, जितना पैसा यहां लगा था उतना ही पैसा यहां लगाओ और ज्यादा रिटर्न मिले, तो एक तो ये एक्स्ट्रा जो रिटर्न है दैट इज आर्बिट्रेज प्रॉफिट। सेकेंड तरीका क्या है?
कि मैं मान लो यहाँ पे इन्वेस्ट करके कमा रहा हूँ, करेक्ट, दूसरी जगह इन्वेस्ट करूँ, सेम ही रिस्क, जितना कमा रहा हूँ उतना ही कमाने के लिए इन्वेस्ट करना पड़े तो कम पैसा इन्वेस्ट करना पड़े, यानी कि कुछ पैसे बच जाए, तो रिटर्न सेम है, रिस्क सेम है, कम पैसा लगाना पड़ रहा है, लोअर इन्वेस्टमेंट, तो इसको भी बोलेंगे आर्बिट्रेज प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि जो पैसा बच गया ना, ये तो कहीं और लगा दूंगा, कहीं और लगा दूंगा तो इस पे भी इंटरेस्ट कमाऊंगा। तो आर्बिट्रेज प्रॉफिट दिखाने के दो तरीका, एक जगह अगर इन्वेस्टमेंट है, जितना इन्वेस्टमेंट है उतना ही इन्वेस्टमेंट कहीं और करो, उतना ही रिस्क कहीं और लो, यहां से पैसा निकाल के वहां लगाओ, और एक्स्ट्रा रिटर्न अगर जनरेट कर पा रहे हो तो दिस एक्स्ट्रा रिटर्न इज आर्बिट्रेज प्रॉफिट। दूसरा तरीका सेम रिस्क लीजिए, जहां यहां पे जितना रिस्क है उतना ही रिस्क, यहां पे जितना कमा रहे उतना ही कमाई, लेकिन कम पैसों में, लोअर इन्वेस्टमेंट में, तो जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट बच गए ना आपके पास सरप्लस कैश, वो कहीं और इन्वेस्ट कर लेंगे। ठीक, इन्वेस्टमेंट अगर सेम है तो रिटर्न एक्स्ट्रा होना चाहिए, रिटर्न अगर सेम है तो कम इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होना चाहिए। ठीक, तो दो तरीके से आर्बिट्रेज शो कर सकते हैं। ठीक, ये दो ही पॉसिबिलिटी है आर्बिट्रेज दिखाने का। और इन्वेस्टर क्या करते हैं? आर्बिट्रेज करते हैं। आप बताइए, आपको अगर पता चल जाए ए लिमिटेड में आपने 1 लाख लगाया है और 30,000 आपको रिटर्न रिटर्न मिलता है, बी लिमिटेड में उतना ही रिस्क है, 1 लाख अगर लगाओगे 33,000 रिटर्न मिलेगा, तो आप नहीं लगाओगे ए लिमिटेड का शेयर बेच के बी लिमिटेड के खरीदोगे कि नहीं? खरीदोगे। ठीक, तो ऐसे ही बाइंग और सेलिंग की वजह से वैल्यू ऑफ फर्म मेंटेन रहते हैं। ठीक, डेट की यूज करने की वजह से वैल्यू ऑफ फर्म घटता बढ़ता नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर क्या करेगा? आर्बिट्रेज करना शुरू कर देगा, और आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी की वजह से वैल्यू ऑफ फर्म मेंटेन रहता है। ठीक है, चलो ये आर्बिट्रेज होता कैसे, एक क्वेश्चन का दोनों ही तरीके से आर्बिट्रेज करके दिखाता हूं। ठीक, बुक का ही क्वेश्चन है, बुक में एक तरीका पूछा है, सेमी क्वेश्चन को दोनों तरीके से आर्बिट्रेज करके देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। There are two company N and M having same earning before interest and tax, यानी कि EBIT सेम है 20,000। क्वेश्चन नंबर है 6। टू कंपनी है, एक M एक N दोनों का EBIT कह रहा है सेम है, बिल्कुल 20,000, इसमें भी EBIT है, इसका भी EBIT कितना है? उतना ही 20,000। कह रहा है M इज अ लिबर्ट कंपनी, लिबर्ट कंपनी का मतलब लिवरेज है, यानी कि डेट है इसमें, डेट कितना है? 1,07% इंटरेस्ट से, डेट कितना है? 1 लाख, और डेट का रेट कितना है? कॉस्ट ऑफ डेट 7%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ एन लिमिटेड इज 10%, इसका जो के है वो 10% है, एंड एम लिमिटेड इज 11.5%। देखो इसमें डेट था, डेट है थोड़ा बहुत, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा है, इसमें डेट है नहीं तो कॉस्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम है। पूछा क्या है? कंप्यूट आर्बिट्रेज प्रोसेस विल बी कैरिड, हाउ आर्बिट्रेज प्रोसेस विल बी कैरिड। इसमें थोड़ा सा इन्होंने गलत किया, इनको एक बोलना चाहिए था कि एक्स लिमिटेड, एज्यूम करिए एक्स लिमिटेड हैज 10% या 20% इक्विटी इन एम लिमिटेड, अब बताइए आर्बिट्रेज प्रॉफिट। चलो नहीं दिया है, हम कर लेते हैं, एज्यूम मिस्टर एक्स हैज 10%, मान लो मिस्टर एक्स है जिसको एम में जो लिबर्ट कंपनी है उसमें 10% होल्डिंग है। ऐसा मैं क्यों एज्यूम कर रहा हूं, थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा कि मैंने एन का क्यों नहीं एज्यूम किया कि एन में होल्डिंग है, मैंने एम का ही क्यों एज्यूम किया। करने को एन का भी कर सकते थे, पर मैंने एम का क्यों किया समझाऊंगा अभी। एज्यूम मिस्टर एक्स हैज 10% होल्डिंग इन कंपनी, कौन सा? एम।
अब आर्बिट्रेज करके बताइए। आर्बिट्रेज का मतलब सेम इन्वेस्टमेंट अगर एन में करे तो एक्स्ट्रा रिटर्न मिलना चाहिए, या फिर जितना एम में कमा रहे उतना ही कमाने के लिए अगर एन में पैसा लगाए तो कम पैसा लगाना चाहिए। यही दो सिचुएशन को आर्बिट्रेज बोलते हैं। देख लीजिए। चलो यहाँ पे एम है, यहाँ पे एन है, करेक्ट। सबसे पहले वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालो दोनों का। कैसे निकलता है वैल्यू ऑफ इक्विटी? पैट डिवाइड बाई के। एम के केस में ईबीआईटी इतना है, इसमें से पहले इंटरेस्ट घटेगा। इंटरेस्ट कितना? 1 लाख का 7%, तो 20,000 ईबीआईटी में से इंटरेस्ट घटेगा 7,000, तो ईबीटी आएगा। डिवाइड बाई के कितना है? 11.5%, 13,000। ये आ गया 1,13,043। राउंड अप कर दिया मैंने, पॉइंट के बाद का फिगर नहीं लिया है। एन में बताओ। इसमें तो ईबीआईटी इतना है, इंटरेस्ट वगैरह कुछ है ही नहीं, डेट है ही नहीं, तो पूरा ईबीटी भी इतना ही आएगा। 1 लाख, सॉरी 1 लाख नहीं, 20,000 डिवाइड बाई के। ये रहा, के जीरो निकालोगे, डेट कुछ है ही नहीं, तो के इज इक्वल टू के जीरो, 10%, 2 लाख आएगा। अब वैल्यू ऑफ डेट देखिए, इसमें डेट 1 लाख का है, इसमें डेट है ही नहीं, तो वैल्यू ऑफ फॉर्म बताओ। ये 2,13,043, ये 2 लाख। मैंने क्या एज्यूम किया है? मिस्टर एक्स के पास 10% शेयर है, कौन से कंपनी का? एम का। एम का इसलिए एज्यूम किया था, एम का देखो वैल्यू ऑफ फॉर्म ज्यादा आया है, ठीक है, यानी कि हाई वैल्यू फॉर्म का शेयर है मिस्टर एक्स के बाद। मिस्टर एक्स अब एक्स एम में शेयर बेचेंगे और एन में शेयर खरीदेंगे और लिवरेज करके बताएंगे कि लिवरेज अपॉर्चुनिटी है क्या कुछ, और है तो आर्बिट्रेज प्रॉफिट कितना। अब देखो, आर्बिट्रेज का दो अप्रोच है। फर्स्ट अप्रोच क्या बोलता है? फर्स्ट अप्रोच क्या बोलता है आर्बिट्रेज का? बताओ। सेम इन्वेस्टमेंट, सेम रिस्क, हायर रिटर्न। यानी कि जितना पैसा लग रखा है एम में उतना ही एन में लगाएंगे, रिस्क उतना ही लेंगे, रिटर्न ज्यादा लेके आएंगे, तब आर्बिट्रेज प्रॉफिट कहलाएगा। चलो करके देखते हैं। सबसे पहले अपना शेयर बेचेगा एम कंपनी में, तभी तो एन में खरीदेगा। सेल प्रोसीड फ्रॉम शेयर ऑफ एम लिमिटेड, कितना आएगा? इक्विटी में है ना 10% होल्डिंग, टोटल इक्विटी का वैल्यू 1,13,043, इसमें 10% हमारा होल्डिंग है, तो इक्विटी शेयर बेच देंगे अपना, इतना पैसा आएगा, करेक्ट। लेकिन एक बात बताओ, ये पूरा पैसा आया मेरे पास 11,304। इस कंपनी में तो रिस्क भी था, इक्विटी के साथ साथ डेट भी था, पर इस कंपनी में तो रिस्क है नहीं। हमें रिस्क को सेम रखना है, तो एक काम करें, बाहर से डेट ले लेते हैं थोड़ा, प्लस डेट ले लेते हैं। कितना? देखो, इतना डेट इक्विटी रेशियो सेम रखना है, इतना इक्विटी के लिए इतना डेट था, तो हमारा इतना इक्विटी है तो उसके लिए 10,000 डेट लेना पड़ेगा। अगर इक्विटी का 10% ले रहा है तो डेट का भी 10% लेंगे, तभी तो डेट इक्विटी रेशियो सेम रहेगा। तो टोटल फंड कितना हो जाएगा? आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि सर आपने बोला था जितना पैसा होगा उतना ही इन्वेस्ट करूंगा, आप तो 10,000 लोन लेके आ गए। अभी बताते हैं। ये रहा, ये जो कंपनी है एम लिमिटेड, उसमें मैं कितना कमाता था? रिटर्न ऑफ मिस्टर एक्स इन एम लिमिटेड,
10% शेयर था और इक्विटी वाले की कमाई कितनी है, तो देखो 20,000 ईबीआईटी था, इंटरेस्ट दे देंगे तो 13,000 ईबीटी बचेगा, यही इक्विटी की कमाई है, उसमें 10% इसका हिस्सा 1300। चलो, अभी तक हमने क्या देखा कि मिस्टर एक्स 1300 इसकी कमाई थी एम कंपनी में, क्योंकि इसके पास कितना था 10% शेयर, और 20,000 ईबीआईटी में से इंटरेस्ट 7,000 पे कर देंगे तो 13,000 बचेगा क्या, ईबीटी। ईबीटी इक्विटी की कमाई है, 10% इसका शेयर है तो इसके हिस्से में 1300 आएगा। अब ये अपना शेयर बेच के एन में लेने जा रहा है, शेयर बेचा तो इतना पैसा आया, पर जितना डेट था इस कंपनी में, डेट इक्विटी सेम रखने के लिए इतना लोन ले लिया, तो डेट इक्विटी सेम हो गया। अब इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट 21,000 दिस इन अनलिमिटेड, अनलिमिटेड में। अगर ये पूरा पैसा लगाए, आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर आपने तो बोला था सेम इन्वेस्टमेंट, इसमें तो मेरा इतना ही इन्वेस्टमेंट था, आपने 10,000 लिया। अभी एक्सप्लेन करूंगा, पहले इन्वेस्ट करो। ये पूरा पैसा लगाए तो कितना शेयर मिलेगा एन कंपनी का, एन का टोटल शेयर का वैल्यू है 2 लाख, तो परसेंटेज होल्डिंग हो जाएगी हमारी कंपनी में 2 लाख, तो कंपनी की वैल्यू है 21,000 मैं लगा रहा हूँ, 10.652%, करेक्ट, 10.652%। कितना रिटर्न कमाएंगे, रिटर्न फ्रॉम एन लिमिटेड, एन में हमारी इतनी होल्डिंग है, एन की कमाई है 20,000, करेक्ट, उसमें हमारा शेयर है 10.652, तो इतना तो रिटर्न हमारे हिस्से का आएगा। अब इस रिटर्न में से 10,000 का लोन भी तो ले रखा है, उसका इंटरेस्ट पे करना है मुझे। किस रेट से लोन ले रखा है, देखो लोन का रेट क्या है क्वेश्चन में, 7%। नेट रिटर्न कितना है, एन से हम कमा रहे हैं इतना, और एम से कमाते थे 1300, एक्स्ट्रा कमाई कितना है, एक्सेस रिटर्न 1430.4 माइनस 1300, आप में से किसी बच्चे को अगर ये मन में डाउट आ रहा है कि सर उस कंपनी में तो सिर्फ हमने 10% इन्वेस्टमेंट बेची तो इतना ही पैसा आया, आपने लोन क्यों लिया, देखो जो मैंने क्या बोला था, सेम इन्वेस्टमेंट, मैंने अपने जेब से 1 रुपया भी नहीं लेके लगाया, लोन लेके 10,000 लगाया हूं। एक दिन जब उस कंपनी का 21,000 का जो होल्डिंग मेरे पास बचा हुआ है, पड़ा हुआ है, बेचूंगा, लोन वाले का पैसा दे दूंगा, मेरा पैसा थोड़ी ना लगा। मैंने तो क्या बोला, मेरे पास जो पैसे हैं उतना ही लगाऊंगा, सेम रिस्क लूंगा, पर एक्स्ट्रा रिटर्न कमा के दिखाऊंगा। तो मेरे पास जो इक्विटी के पैसे थे बेच के उतना ही मैंने लगाया। लोन इसलिए लिया कि डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन रहे, इस कंपनी में जितना रिस्क था उतना ही रिस्की इन्वेस्टमेंट मैं उस कंपनी में करूं, क्योंकि रिस्क सेम लेना है। कल को जब उस कंपनी का शेयर बेचूंगा, डेट वाले का पैसा दे दूंगा जिससे लोन लेके आया था, ठीक। अभी कमाई जब कर रहा हूं तो इंटरेस्ट भर रहा हूं जो लोन लेके आया, भरने के बाद भी जो पैसा बच रहा है ना, पहले ही कमाई से एक्स्ट्रा है। सेकेंड अप्रोच, आर्बिट्रेज का दूसरा तरीका क्या है कि रिटर्न सेम कमाइए, रिस्क सेम रखिए, पर इन्वेस्टमेंट कम लगे। दूसरा तरीका है सेम रिस्क एंड सेम रिटर्न, लोअर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलो, इसमें भी जब हम सेल प्रोसीड निकालेंगे
तो हमें पता है 11,304 का बेच के लेके आ रहे हैं, प्लस डेट लेंगे 10,000 डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन करने के लिए, ये आया। जो रिटर्न है एम में वो 1,300 का है। अब मैं एन में देखता हूं, एन लिमिटेड में मैंने तो लोन लिया है 10,000। अब एन में सेम रिटर्न कमाने के लिए 1,300 तो कमाना ही है, प्लस लोन का इंटरेस्ट भी तो भरना है। तो मुझे टोटल में रिटर्न फ्रॉम एम लिमिटेड एन लिमिटेड कितना कमानी पड़ेगी? 1,300। इतना तो रिटर्न चाहिए ही, प्लस साथ से जो लोन लिया 10,000 जो लोन लिया उसका ब्याज 2,000। इतना रिटर्न कमाना है मुझे, तो देखेंगे कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। करेक्ट। इतना रिटर्न कमाने के लिए मुझे कितना होल्डिंग खरीदनी पड़ेगी? परसेंटेज होल्डिंग टू बी एक्वायर्ड, बताओ। टोटल 20,000 कमाई है एन लिमिटेड का, मुझे उस कमाई का 2,000 चाहिए। तो 2,000 डिवाइड बाई 20,000 इंटू 100, यानी कि मुझे 10% इस कंपनी में अपनी ऑनरशिप खरीदनी पड़ेगी, तभी तो कंपनी 20,000 कमाएगी। 10% मेरा हिस्सा है, मुझे दे देगी 2,000। ठीक। इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा 10% करने के लिए? इन्वेस्टमेंट इन अनलिमिटेड, अनलिमिटेड 2 लाख की तो कंपनी है, उसका 10% खरीदना है, सिर्फ 20,000 रुपया लगना है। और रुपए है कितने मेरे पास? 21,300 एक्सेस फंड। ठीक, 21,304 है। पॉइंट में नहीं लिया हूं पॉइंट ले सकते हैं, ये 21,304.4 आएगा। 0.4 ले सकते हो पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। 0.4। ठीक। देखो सेकेंड अप्रोच ने क्या बोला कि सर मुझे इतना ही रिटर्न कमाने के लिए इस कंपनी में भी अभी मैं कितना कमाऊंगा? 1,300 ही रिटर्न। कैसे? 10% मेरी होल्डिंग है ना, 20,000 कंपनी कमाई है, 10% के हिसाब से आएगा 2,000। इस 2,000 में 700 इंटरेस्ट पे कर दूंगा, 1,300 मेरे पास बचेगा। पुराने कंपनी में भी 1,300 कमाता था, इस कंपनी में 1,300 कमाने के लिए 10% स्टेक खरीदना है, और उसके लिए सिर्फ 20,000 रुपया लगना है। यानी कि इसमें जितना कमाता था इसमें उतना कमाने के लिए सिर्फ 20,000 इन्वेस्ट करना है। और मेरे पास पैसे कितने? 21,304.4। तो यानी कि 1,304 रुपीज मेरे पास सरप्लस बच जाएगा, ये मैं कहीं और इन्वेस्ट कर दूंगा। ठीक। चलो आई थिंक सो आपको आर्बिट्रेज का दोनों मॉडल समझ में आया। आर्बिट्रेज दिखाने का, पूरा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो निकाल रहे हैं तो एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट होनी चाहिए सेमी रिस्क पे, या फिर सेम रिटर्न रख रहे हैं तो लोअर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, यानी कुछ पैसा बच जाना चाहिए एक्सेस फंड, जो कि हम कहीं और इन्वेस्ट करेंगे। ठीक। एंड आर्बिट्रेज होने की ही वजह से वैल्यू ऑफ फर्म पे डेट की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। इन्वेस्टर जहां पे भी आर्बिट्रेज प्रॉफिट कमाने की अपॉर्चुनिटी होती है आर्बिट्रेज करते हैं, और वैल्यू ऑफ फर्म को मेंटेन रखते हैं। अगर वैल्यू ऑफ फर्म ज्यादा है तो आर्बिट्रेज करने की वजह से वैल्यू ऑफ फर्म गिर जाएगा, वैल्यू ऑफ कम है वैल्यू ऑफ फर्म तो इन्वेस्टमेंट करने की वजह से बढ़ जाएगी, और वैल्यू ऑफ फर्म मेंटेन रहेगा। डेट की होने या ना होने की वजह से वैल्यू ऑफ फर्म चेंज नहीं होगा, ये कहता है एमएम मॉडल। ठीक। आई थिंक इतना आज के लिए रखते हैं। ठीक। मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी डाउट है तो लिखिए। अभी तक ये कंसेप्ट समझ में आया, मजा आया तो कमेंट जरूर करना, कैसा लगा आप लोगों को लाइक जरूर करना। मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में।